यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास के किस कालखंड को इतिहास के किस कालखंड को सुरक्षा घेरे की नीति के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे 4 कालखंड दिया हुआ है। पहला है 1765 से 1813, दूसरा है 1813 से 1858, तीसरा है 1858 से 1935 और चौथा है 1935 से 1947। इसमें से जो पहला ऑप्शन है आपका 1765 से 1813 तक का जो काल है हमारा, इसको सुरक्षा घेरे की नीति के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सुरक्षा घेरे की नीति के रूप में। और इस नीति का प्रस्तावक कौन था? तो इस नीति का प्रस्तावक वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। किसको माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। और 1813 से 1858 तक का जो कालखंड है आपका, इसको अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। 1858 से 1935 तक का जो काल है, इसको अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अधीनस्थ संघ की नीति। और चौथा है आपका 1935 से 1947, इसको समान संघ की नीति कहा जाता है। समान संघ की नीति। याद रखिएगा कि 1765 से 1813 तक का जो काल है, इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षा घेरे की नीति। 1813 से 1858 तक का जो काल है, इसको क्या कहा जाता है? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। 1858 से 1935 तक का जो काल है, क्या कहा जाता है इसको? अधीनस्थ संघ की नीति। और 1935 से 1947 तक का जो काल है आपका, इसको क्या कहा जाता है? समान संघ की नीति। तो इतिहास में जो औपनिवेशिक शासन काल है भारत का, मतलब जब से 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ हमारा, इस प्लासी के युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन का शुरुआत माना जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ और इलाहाबाद के संधि के बाद इस नीति को क्रियान्वित किया गया। ठीक है ना? तो ये जो नीति हमारा क्रियान्वित हुआ 1765 से 1813 सुरक्षा घेरे की नीति, इस नीति को क्रियान्वित करने का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था अस्थायी तौर पर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहां तक बात रह गया, अगर हम 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। इस 1976 के संविधान संशोधन में, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1976 में, इस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा का जो कार्यकाल है हमारा, इस लोकसभा के कार्यकाल को अस्थायी तौर पर 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। ठीक है, और जिस समय का हम बात कर रहे हैं उस समय पांचवा लोकसभा हमारा चल रहा था। और इस 5वां लोकसभा, इस समय अगर हम बात करें 1975, तो 1975 में तीसरा वाला पात लागू हुआ था भारत में। और इसी समय, ठीक है ना, 1975 में जब तीसरा वाला पात लागू हुआ था, तो 5वीं लोकसभा का जो अवधि था, इसको आपात के दौरान 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है हमारा, ये 5 से बढ़ के 6 साल और 6 से बढ़ के कितना हो गया? 7 साल। तो अस्थायी तौर पर कितना था? अस्थायी तौर पर इसको 6 साल होना था लोकसभा का कार्यकाल को। ठीक है ना? लेकिन जब आपात लागू हुआ हमारे यहाँ, तो आपात के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल था, इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कि जब आपात लागू होता है तो आपात के समय संसद के पास अधिकार होता है कि वो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। ये 1 साल के लिए ही नहीं बढ़ा सकता है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। तो 6 साल तो अस्थायी तौर पर हो गया और 1 साल आपात के दौरान बढ़ा दिया गया, तो इसका कार्यकाल कितना हो गया? 7 साल। अगर सवाल ये पूछे कि किस लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 7 साल हो गया था, तो याद रखिएगा 5वीं लोकसभा। ठीक है ना? और अगर सवाल ये पूछे कि किस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, तो ये क्या मानिएगा? 42वां संशोधन। ये 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अब यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन और है आपके पास। पहला है 38वां संशोधन, दूसरा है 39वां संशोधन और तीसरा है 44वां संशोधन। 38वां संशोधन जो हुआ था हमारा, ये 1975 में हुआ था। और 1975 में 38वां संशोधन के जरिए अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद
1956 में, अनुच्छेद 307 में इस तरह का जो हमारा संशोधन किया गया था। अगर हम 40वां संशोधन का करें, 40वां संशोधन भी हमारा 1975 में, और 1975 में 40वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, इसको पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया था। बाद में अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन का, तो ये 1978 में हुआ, 1978 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के जरिए 42वां संशोधन में जो परिवर्तन हुआ था संविधान में, उस परिवर्तन को समाप्त किया गया। तो यहाँ पे चारों संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 38वां 1975, 39वां 1975, 42वां 1976, 44वां 1978। अब किस लोकसभा की अवधि को अस्थायी तौर पर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किस संविधान संशोधन में किया गया? 42वां संशोधन में। कब हुआ था ये? 1976 में। और अगर सवाल ये पूछे कि किस लोकसभा के अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था, मतलब कौन सी लोकसभा की अवधि 7 साल की थी, तो याद रखिएगा कौन सी लोकसभा है ये? 5वीं लोकसभा। तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था कितना हो गया? 7 साल। 42वां संशोधन जब हुआ तो 5 से बढ़ के 6 साल हो गया, और जब आपात लागू हुआ तो आपात के दौरान 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया ये? 7 साल। तो अगर ये पूछे एग्जामिनेशन में कि किस लोकसभा का कार्यकाल 7 साल का था, तो क्या बताना है आपको? 5वीं लोकसभा। चलिए आगे देखिए। यहां पे एक सवाल है कि भारत में कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल ये पूछा गया है कि भारत में कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पहला है सोन, दूसरा है रिहंद, तीसरा है बेतवा, चौथा है नर्मदा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी। कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। और कर्क रेखा जो गुजरेगी ये नर्मदा नदी के उत्तर से निकलती है, इसलिए नर्मदा नदी जो है हमारा, इसको कर्क रेखा नहीं काटती है। बाकी सोन नदी को, रिहंद नदी को और बेतवा नदी को ये कर्क रेखा काटती है। और एक और नदी है माही, जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। कल भी हम बताए थे कि भारत में एकमात्र नदी है माही, जिसको कर्क रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार। ठीक है ना। और सोन, रिहंद, बेतवा को कितना बार काटती है? 1 बार। तो ध्यान रखना है इस चीज को। अब यहाँ पे अगर हम सोन नदी का उद्गम देखें तो सोन नदी का उद्गम कहां से? अमरकंटक से। अगर हम रिहंद का उद्गम देखें तो रिहंद का उद्गम कहां से? छत्तीसगढ़ से। अगर हम बेतवा का उद्गम देखें तो मध्य प्रदेश में इसका जो उद्गम होता है ये विंध्य श्रेणी से होता है। ठीक है ना। और अगर हम नर्मदा का उद्गम देखें तो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से। ठीक है ना। इसमें से जो रिहंद नदी है ये सोन की सहायक है। रिहंद किसकी सहायक है? सोन की सहायक। और बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की सहायक। चलिए ध्यान रखिएगा इसको, कि बेतवा नदी यमुना में कहां पे मिलती है? हमीरपुर के निकट। हमीरपुर के निकट। चलिए आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। याद रखिएगा कि भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। ठीक है ना। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। अशोक मेहता समिति जो है हमारा एक 1957 में जब ये रिपोर्ट दिया था। कब रिपोर्ट दिया था? 1957 में। ठीक है ना। तो ये 100 करोड़ रुपए के मूल्य से, ये 100 करोड़ रुपए के साथ एक खाद्यान्न स्थिरीकरण कोष की स्थापना का सुझाव दिया था। किसके स्थापना का? खाद्यान्न स्थिरीकरण कोष के स्थापना का सुझाव दिया था। और बाद में 1965 में, ठीक है ना, इसी 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ, 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ किसका स्थापना किया गया? भारतीय खाद्य निगम। तो ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ? अशोक मेहता समिति। अब यहाँ पे बाकी 3 समिति और है। गोरवाला समिति है, वेंकटैया समिति है, एएम खुसरो समिति है। अगर गोरवाला समिति का हम बात करें तो गोरवाला समिति जो है ये ग्रामीण साख से संबंधित है। ठीक है ना। और इसी गोरवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
मतलब 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस समिति की सिफारिश पर, A.D. गोरवाला समिति की सिफारिश पर। अगर हम बी वेंकटैया समिति का बात करें तो बी वेंकटैया समिति का जो गठन हुआ था हमारे यहाँ, ये 1969 में हुआ था। और जो बी वेंकटैया समिति है हमारा, ये बी वेंकटैया समिति के द्वारा, ठीक है ना, कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया गया था। किसके, कृषि पुनर्वित्त निगम। एक सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में कि किस समिति ने कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया था, तो क्या बताइएगा, बी वेंकटैया समिति। अगर हम A.M. खुसरो समिति का बात करें तो इसका समय है 1989, ठीक है ना, और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। मतलब इसका जो सुझाव था, जो सिफारिश था, ये किससे संबंधित था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। मतलब ये चाहे बी वेंकटैया समिति हो या A.M. खुसरो समिति हो, ठीक है ना, ये दोनों का दोनों जो समिति है आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है, कृषि साख से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस औद्योगिक नीति के तहत जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करने पर बल दिया गया। पहला है 1948 की औद्योगिक नीति, दूसरा है 1956 की औद्योगिक नीति, तीसरा है 1977 की औद्योगिक नीति और चौथा है 1980 की औद्योगिक नीति। अगर हम 1948 की औद्योगिक नीति का बात करें तो यह भारत का पहला औद्योगिक नीति है। और ये पहला औद्योगिक नीति किसके द्वारा जारी किया गया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। याद रखिएगा, पूछता है एग्जामिनेशन में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और इसी औद्योगिक नीति के जरिए भारत में अगर हम देखें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो संकल्पना प्रस्तुत किया गया 1948 की औद्योगिक नीति के जरिए किया गया। 1956 की औद्योगिक नीति का बात करें, ठीक है ना, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इस नीति में भारी और आधारभूत उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया। किसके स्थापना पर, भारी और आधारभूत उद्योग के स्थापना पर। अगर हम 1977 की औद्योगिक नीति का बात करें तो ये जनता पार्टी सरकार में लाया गया था ये नीति, ठीक है ना, और इसी नीति में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना पर बल दिया गया था। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना पर बल दिया गया था। और 1980 की औद्योगिक नीति जो है आपका, ठीक है ना, इसमें सहकारी संघवाद की स्थापना पर बल दिया गया था। एक सवाल पूछता है कि सहकारी संघवाद की स्थापना पर किस औद्योगिक नीति में बल दिया गया था। याद रखिएगा, 1980 की औद्योगिक नीति में। और जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस औद्योगिक नीति के तहत की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1977 की औद्योगिक नीति, ठीक है ना। तो जो सवाल है आपका, उस सवाल के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन है, फेरा और फेमा को किस वर्ष लागू किया गया। अगर हम फेरा का बात करें तो इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो एक्ट है आपका, जो फेरा है आपका, ये 1973 में संसद के द्वारा पारित हुआ था और 1974 में लागू हुआ था। जो फेरा अधिनियम जो पारित हुआ, ये फेरा अधिनियम कब पारित हुआ, 1973 में, और लागू कब हुआ, 1974 में, ठीक है ना। अगर हम फेमा का बात करें तो फेमा को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कानून है आपका, ये पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा कब पारित हुआ था, 1999 में, और लागू कब किया गया, 2000 में। अगर सवाल ये पूछा जाए कि फेमा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1999। और फेमा अधिनियम को लागू कब किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2000, ठीक है ना। फिर अगर सवाल ये पूछे कि फेरा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1973, और फेरा अधिनियम को लागू कब किया गया था, तो 1974। मतलब फेरा जो कानून है हमारा 1973 में संसद के द्वारा पारित हुआ और 74 में इसको लागू किया गया। अगर हम फेमा कानून का बात करें तो फेमा कानून जो संसद के द्वारा पारित हुआ 1999 में हुआ और लागू कब किया गया इसको, तो सन 2000 में किया गया, ठीक है ना। तो फेरा और फेमा, ठीक है ना। और एक सवाल और पूछेगा कि फेरा को समाप्त कब किया गया, तो फेरा को समाप्त किया गया 1998 में। फेरा को 1998 में समाप्त किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
67वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया। अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति जो आयोग है हमारा, ठीक है ना, इसका जो प्रोविजन हुआ है संविधान के अनुच्छेद 338 में हुआ है, ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 338 का जो है आपका ये अनुसूचित जाति आयोग है, 338 का जो है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है और 38 का जो है आपका ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो 338 का अनुसूचित जाति आयोग, 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज तो ये कि संविधान का जो 65वां संशोधन हुआ था, ठीक है ना, वो ये 65वां संशोधन जो हुआ था 1990 में हुआ था और इसी संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो गठन किया गया ये 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया, ठीक है ना। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो विभाजन किया गया ये विभाजन किसके द्वारा किया गया, 89वां संशोधन अधिनियम 2003। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों को एक साथ गठित कब किया गया, तो 1990 में किस संविधान संशोधन के जरिए, 65वां संविधान संशोधन के जरिए। और दोनों को अलग कब किया गया, तो अलग किया गया 2003 में किस संशोधन के जरिए, 89वां संशोधन के जरिए, ठीक है ना। अगर हम 91वां संशोधन का बात करें तो 91वां संशोधन भी 2003 में हुआ और यहाँ पे ये कहा गया कि केंद्र में जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद में जो मंत्री का संख्या होगा हमारा ये लोकसभा के कुल संख्या का, लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब 91वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि केंद्र में जो मंत्री का संख्या होगा ये लोकसभा के कुल संख्या का कितना होगा, 15%। मतलब अधिकतम 15% हो सकता है, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है ना। और 102वां संविधान संशोधन जो है हमारा 2018 में हुआ और इस संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ इसके जरिए क्या हुआ, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के जरिए हुआ, 102वां संविधान संशोधन के जरिए। इसको किसमें रखा गया, तो 338 ग में रखा गया, ठीक है। तो 65वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन हुआ। 89वां संशोधन अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। 91वां संशोधन केंद्र में जो मंत्री परिषद में जो मंत्री का संख्या होगा लोकसभा के कुल संख्या का अधिकतम 15% होगा। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 8वां सवाल कह रहा है अस्पृश्यता को किस वर्ष अपराध घोषित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है आपका, ठीक है ना, ये अस्पृश्यता का अंत करता है। संविधान का अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण या इसका पालन विधि के अनुसार दंडनीय हो, ठीक है ना। तो अगर हम अस्पृश्यता का बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 35 जो है आपका, ठीक है ना, ये संसद को शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए विधि बना सकती है। और अनुच्छेद 35 में जो शक्ति मिला हुआ है संसद को, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया, ये 1955 में। और इस कानून में संशोधन कब किया गया, तो संशोधन किया गया 1976 में। और संशोधन करके इस कानून का नाम बदल दिया गया। इस कानून का नाम क्या हो गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। याद रखिएगा कि कानून कब बनाया गया, 1955 में, और कानून में संशोधन कब किया गया, 1976 में। मतलब अस्पृश्यता को अपराध कब घोषित किया गया, 1955 में, और इस कानून को कड़ा कब बनाया गया, तो 1976 में। तो बीपीएससी का पूछा हुआ भी सवाल होगा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया, तो संशोधन किस वर्ष किया गया, 1976 में। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए,
9वां सवाल कह रहा है संविधान के चलिए देखिए 9वां सवाल कह रहा है नौवां सवाल कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान का अनुच्छेद 200। संविधान का अनुच्छेद 200 जो है ये राज्य के राज्यपाल को शक्ति देता है कि राज्य का जो राज्यपाल है ये राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति प्रदान करने से मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 200 जो है ये राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि राज्य का जो राज्यपाल है ये राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति प्रदान करने से मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 200। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 173। तो अनुच्छेद 173 में क्या है तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता, सदस्यों की अर्हता, अर्हता मतलब होता है योग्यता, एलिजिबिलिटी। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों का अर्हता किसमें बताया गया संविधान के अनुच्छेद 173 में। और निरर्हता किसमें बताया गया है, निरर्हता मतलब होता है अयोग्यता, अयोग्यता किसमें बताया गया है अनुच्छेद 191 में, ठीक है ना। और 199 में क्या है तो धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। जो राज्य विधानमंडल में जो धन विधेयक प्रस्तावित होता है उस धन विधेयक का परिभाषा बताया गया है कि धन विधेयक, अब धन विधेयक किसको कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 199 धन विधेयक का परिभाषा, 173 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता, अनुच्छेद 199 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता। चलिए आगे देखिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के जरिए जो केंद्रीय बजट है उस केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। और इसी अधिनियम के जरिए जो राज्य है हमारा उस राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो राज्य में द्वैध शासन बीसी के द्वारा लागू किया गया। और राज्यों के राज्य का जो बजट होता है उसे केंद्रीय बजट को इसी अधिनियम के द्वारा अलग किया गया। इसी अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था और स्थापना कब किया गया इसका 1926 में। तो लोक सेवा आयोग का भी गठन इसी अधिनियम के तहत हुआ और गठन कब हुआ इसका 1926 में। तो सारा कुछ जो हुआ किस अधिनियम में हुआ 1919 के अधिनियम में। अब 1909 के अधिनियम का अगर हम बात करें तो 1909 के अधिनियम का विशेषता क्या है तो 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया 1909 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम का अगर हम बात करें तो एक बड़ा अधिनियम था ये और इस अधिनियम का एक बड़ा प्रभाव भारत के संविधान पर भी पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटी कहना चाहें तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो ये सारा कुछ जो हुआ किस अधिनियम के तहत हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। यहाँ से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, ठीक है ना। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो कुछ हुआ किस अधिनियम के तहत हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। 1909 के अधिनियम का विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का स्थापना हुआ और विधानमंडल के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर मत विभाजन का मांग करने का अधिकार दिया गया। मतलब 1909 के अधिनियम के जरिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का स्थापना हुआ और विधानमंडल के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अनुमति दिया गया और बजट पर मत विभाजन का मांग करने का अधिकार दिया गया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो सारा का सारा कब कुछ कब हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए आगे देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां का पुत्र दारा
किस सूफी सिलसिले से प्रभावित था? शाहजहां का पुत्र दारा किस सूफी सिलसिले से प्रभावित था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कादरी। इस जो कादरी सिलसिला है इसका संस्थापक कौन था? तो शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी, शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी, ठीक है ना। इस कादरी सिलसिले का संस्थापक था और इसका जो गुरु था, मतलब जो दारा सिकोह था, शाहजहां का पुत्र, इस दारा सिकोह का जो गुरु था, ये गुरु कौन था? मुल्ला शाह। ये मुल्ला शाह जो था ये किस सूफी सिलसिले से प्रभावित था? तो कादरी सिलसिले से। अब बाकी बचा हुआ है यहाँ पे सुहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी और सत्तारी। सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक कौन? तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फिरदौसी का संस्थापक कौन? बदरुद्दीन। सत्तारी का शाह अब्दुल्ला सत्तारी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, सत्तारी सिलसिले का संस्थापक। और फिरदौसी में एक चीज और याद रखिएगा कि एक सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में कि बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला प्रचलित था, तो याद रखिएगा कि बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला प्रचलित था? तो फिरदौसी, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे शाहजहां का पुत्र दारा किस सूफी सिलसिले से प्रभावित था? तो कादरी सिलसिले से। और दारा का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो मुल्ला शाह, ठीक है ना। ये मुल्ला शाह किस सूफी सिलसिले को मानता था? कादरी सिलसिले को। कादरी सिलसिले का संस्थापक कौन? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक कौन? तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फिरदौसी सिलसिले का संस्थापक कौन? तो बदरुद्दीन। और सत्तारी सिलसिले का संस्थापक कौन? शाह अब्दुल्ला सत्तारी। चलिए आगे देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक दोहा है जिसको याद रखिएगा, भक्ति द्रविड़ उपजी, मतलब भक्ति आंदोलन का उद्भव कहां हुआ? दक्षिण भारत में। लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। मतलब भक्ति द्रविड़ उपजी, इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का उद्भव कहां हुआ? द्रविड़ प्रदेश में, मतलब दक्षिण भारत में। और लाए रामानंद मतलब इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किनका है? रामानंद का। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामानंद। मतलब भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किनका? रामानंद का। अब यहाँ पे 3 नाम और दिया हुआ है। पहला है रामानुजाचार्य, दूसरा है शंकराचार्य और तीसरा है वल्लभाचार्य। अगर हम रामानुजाचार्य का बात करें तो इनका जो मत है इसको हम विशिष्टाद्वैत कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैत, ठीक है ना। शंकराचार्य का जो मत है इसको हम अद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। और वल्लभाचार्य जो है ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? पुष्टि मार्ग के। एक सवाल पूछता है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, ठीक है ना। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसका है? तो रामानंद। चलिए आगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये 1767 से 1769 के बीच हुआ। और इसका अंत किससे हुआ? तो मद्रास की संधि के साथ, ठीक है ना। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये 1780 से 1784 के बीच हुआ। किस संधि के साथ अंत हुआ? मंगलोर की संधि के साथ, ठीक है ना। और तीसरा जो हुआ ये 1790 से 1792 तक चला। और किस संधि के साथ इसका अंत हुआ? श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ, ठीक है ना। और बेसीन की संधि जो है ये 1802 में हुआ। पेशवा जो था मराठा जो था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ। मतलब इसका आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769,
इस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किससे हुआ? तो मद्रास की संधि के साथ। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784, किस संधि के साथ इसका अंत हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792, किस संधि के साथ इसका अंत हुआ? श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये कब हुआ? 1799 में। और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ, मतलब टीपू का मृत्यु हुआ। मतलब 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799। पहला का अंत मद्रास की संधि से, दूसरा का अंत मंगलोर की संधि से, तीसरा का अंत श्रीरंगपट्टम की संधि से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1857 के आंदोलन पर द ग्रेट रेवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी डी सावरकर। इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन? बी डी सावरकर। अगर हम एस एन सेन का बात करें तो इनके पुस्तक का नाम था 1857, 1857। और आरसी मजूमदार का जो पुस्तक था इसका नाम था स्कोपी, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट, ऑफ 1857। स्कोपी, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, स्कोपी, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके पुस्तक का नाम है आरसी मजूमदार का। ग्रेट रेवेलियन अशोक मेहता, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर, 1857 एस एन सेन, स्कोपी, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इनका पुस्तक है आरसी मजूमदार का। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अशोक मेहता। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुटकट्टी या मुंडारी, मुंडारी नहीं होगा मुंडारी नामक पारंपरिक भूमि व्यवस्था किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये मुंडा से संबंधित है। और ये मुंडा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा। किसके द्वारा किया गया था इस आंदोलन का नेतृत्व? बिरसा मुंडा के द्वारा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा। ये 4 भाई थे, सिद्धू और कान्हू। इसके अतिरिक्त 2 भाई और था, चांद और भैरव। ठीक है ना। अगर हम नागा विद्रोह का बात करें तो नागा विद्रोह का शुरुआत कौन किया? तो रोंगमेई जदोनाम। और बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गांडीलियो के द्वारा। इसी गांडीलियो को जवाहरलाल नेहरू किसका उपाधि दिए थे? रानी का। और खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार तीरथ सिंह के द्वारा। सरदार तीरथ सिंह। तो याद रखिएगा खुटकट्टी या मुंडारी पारंपरिक भूमि व्यवस्था किससे संबंधित है? मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। नागा विद्रोह का शुरुआत कौन किया? रोंगमेई जदोनाम। और इसके बाद विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो रानी गांडीलियो। गांडीलियो को रानी का उपाधि कौन दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किए? सरदार तीरथ सिंह। चलिए आगे देखिए। सोलह नंबर क्वेश्चन कर रहा है गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत है ये रेगनर नक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रेगनर नक्स के द्वारा। रोडेस्टीन रोको, ये रोडेस्टीन रोको नहीं होगा, रोडेस्टीन रोडा होगा। इनके सिद्धांत का नाम क्या था? प्रबल धक्का सिद्धांत। प्रबल धक्का सिद्धांत। तो प्रबल धक्का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन? तो रोडेस्टीन रोडा। फोर्समैन का सिद्धांत क्या था? असंतुलित विकास का सिद्धांत। असंतुलित विकास का सिद्धांत। असंतुलित विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? फोर्समैन। असंतुलित विकास का सिद्धांत।
और लेवेंस्टीन का जो सिद्धांत था, ये लेवेंस्टीन का सिद्धांत क्या था? आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। तो याद रखिएगा, रोडेस्टीन रोडा प्रबल धक्का सिद्धांत, बोल्ट्जमैन असंतुलित विकास का सिद्धांत, लेवेंस्टीन आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न का सिद्धांत, और गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसका है? रेकनर नर्स का। ये रेकनर नहीं होगा, रेकनर होगा, रेकनर नर्स। सही से लिख लीजिएगा इसको आप लोग, रेकनर नर्स गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत, रोडेस्टीन रोडा प्रबल धक्का सिद्धांत, बोल्ट्जमैन असंतुलित विकास का सिद्धांत, लेवेंस्टीन आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। चलिए आगे देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्टेल का उदाहरण है? कार्टेल कहते हैं कि सबसे पहला चीज यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कार्टेल का उदाहरण है। कार्टेल कहते हैं किसको है? तो एक समान वस्तुओं के उत्पादन करने वाला जो फर्म होता है, मतलब एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाला जो फर्म होता है, उसका जो संगठन होता है, उसी संगठन को क्या कहा जाता है? कार्टेल। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आसियान, दूसरा है बीमस्टेक, तीसरा है डीपीईसी, ओपेक होगा, ओपीईसी काट दीजिएगा इसको, ओपेक होगा, और चौथा है जीबीसी। इसमें से अगर हम बात करें आसियान का, तो आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका स्थापना कब हुआ? 1967 में। इसमें टोटल मेंबर कितना है? 10। अगर हम बीमस्टेक का बात करें तो इसको हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग समझौता भी कहा जाता है। इसको बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। और इस संगठन का जो स्थापना हुआ था 1997 में हुआ था। ये जो संगठन है ये बंगाल की खाड़ी के चारों ओर का जो देश है, ठीक है ना, उससे संबंधित संगठन है। और जहां तक ओपेक का सवाल रह गया, तो ओपेक का जो स्थापना हुआ था ये 1960 में हुआ था, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंट्रीज, मतलब तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का जो संगठन है, क्या कहलाता है? ओपेक, मतलब तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का संगठन। तो अब वहां पर मिलाइए, कार्टेल एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाला संगठन। तो ओपेक भी, तो ओपेक में वही कंट्री शामिल होता है जो तेल का उत्पादन और निर्यात करता है। तो कार्टेल से किसका विशेषता मिलता है? ओपेक का। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओपेक। जी20 का अगर हम बात करें तो विश्व के 20 बड़ा अर्थव्यवस्था का संगठन है, और इसका जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भौतिकी के किस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड लिखा है? संपूर्ण ब्रह्मांड एक रहस्यमयी पदार्थ ईथर से भरा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। इस सिद्धांत का यही मानना है कि जो ब्रह्मांड है हमारा, एक रहस्यमयी पदार्थ ईथर से भरा हुआ है। और अगर हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत का बात करें तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। अगर हम प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का बात करें तो किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा। और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, यही सिद्धांत ये मान के चलता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है एक रहस्यमयी पदार्थ ईथर से भरा हुआ है। ये किसका विशेषता है? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था के दौरान गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? ठीक है। तो अगर हम कोशिका विभाजन का बात करें तो कोशिका विभाजन जो होता है, मान लेते हैं कि अगर समसूत्री विभाजन है, तो समसूत्री विभाजन जो होता है ये 2 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण में जो होता है ना, ये केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है ना। और दूसरा चरण जो होता है हमारा, इस दूसरा चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन।
तो केंद्रक का जो विभाजन है, ये केंद्रक का विभाजन 5 चरण में संपन्न होता है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। क्या क्या नाम बताए? अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अंग्रेजी में कहेंगे इसको इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है ना। इसमें से अगर हम बात करें मध्यावस्था का, तो मध्यावस्था के दौरान जो गुणसूत्र होता है ये तारक तंतु के बिल्कुल बीच में होता है, और इसी प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से किस प्रावस्था में देखा जा सकता है? मध्यावस्था के दौरान। अंग्रेजी में कहेंगे इसको मेटाफेज। मेटाफेज, तो मेटाफेज के दौरान ही गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है ना। ये 5 चरण जो होता है ना, ये केंद्रक के विभाजन के लिए होता है, और केंद्रक के विभाजन के बाद जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिका में कोशिका खांच के द्वारा होगा, और पादप कोशिका में कोशिका प्लेट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? अगर कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा जंतु कोशिका में किसके द्वारा होगा? कोशिका खांच के द्वारा, और पादप कोशिका में किसके द्वारा होगा? कोशिका प्लेट के द्वारा। याद रखिएगा, सवाल पूछता है यहां से। ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्यावस्था। मतलब मध्यावस्था के दौरान ही गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है क्रेस्ट चक्र लिखा है, क्रेस्ट नहीं होगा, क्रेब्स होगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। देखिए, अगर हम श्वसन का बात करें तो श्वसन का जो कार्य होता है ये 2 चक्र में संपन्न होता है। पहला कौन कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा कौन कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, ठीक है ना, ये पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया का अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणु के रूप में टूटेगा। ठीक है ना। और इस चरण में अगर हम देखें तो 4 एटीपी का निर्माण होता है। इस 4 एटीपी में से 2 एटीपी खर्च हो जाता है निर्माण के दौरान। मतलब बचता कितना है? तो 2 एटीपी। कितना बच रहा है? 2 एटीपी। देखिए, श्वसन का जो क्रिया है ये 2 चरण में संपन्न हो रहा है। पहला कौन कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा कौन कहेंगे? क्रेब्स चक्र। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणु में टूटेगा। ठीक है ना। और ग्लाइकोलिसिस के प्रक्रिया के दौरान 4 एटीपी का निर्माण होगा। इसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाएगा और 2 एटीपी बचेगा। अगर हम क्रेब्स चक्र में जाएंगे, ठीक है ना, तो ग्लूकोज के एक अणु से, माने पाइरुविक अम्ल के एक अणु से 18 एटीपी का निर्माण होगा। कितना एटीपी का निर्माण होगा? 18 एटीपी का। मतलब पाइरुविक अम्ल का 2 अणु है, तो 18 गुना 2 बराबर 36 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है ना। इसलिए एक सवाल पूछता है, अगर 36 एटीपी वहां बना और 2 एटीपी यहां है, मतलब ग्लूकोज के एक अणु से टोटल कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का। ठीक है ना। ये पूरे प्रक्रिया में अगर हम क्रेब्स चक्र का बात करें तो क्रेब्स चक्र में कितना एटीपी का निर्माण हो रहा है? 36 एटीपी का। ठीक है ना। और पूरे के पूरे श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी। 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में और 36 एटीपी क्रेब्स चक्र में। तो 2 + 36 कितना हो जाएगा? 38 एटीपी। ठीक है ना। मतलब टोटल जो एटीपी बनेगा ग्लूकोज के एक अणु से टोटल कितना एटीपी बनेगा? 38 एटीपी। ठीक है ना। ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र दोनों मिलाकर ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी का निर्माण होगा, 2 एटीपी खर्च हो जाएगा, और क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल के एक अणु से 18 एटीपी का निर्माण होगा। अब यहाँ पे पाइरुविक अम्ल का 2 एटीपी बना, मतलब 18 दूना 36 एटीपी। ठीक है ना। और 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में 36 को 38 एटीपी का एक अणु कितने टूटेगा? 38। याद सवाल है की संख्या मापी है, तो हीमोमीटर से का संख्या मापा जाता है। वाला रंग लाल होता है। ठीक है ना।
सवाल है हीमोसाइटोमीटर से किसकी संख्या मापी जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण होता है जिस उपकरण से आरबीसी का संख्या मापा जाता है। ये आरबीसी का अगर हम बात करें तो आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। इसके लाल रंग के पीछे कारण क्या है? तो इसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ये केंद्रक रहित होता है, लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या है? ऊंट और लाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरबीसी। चलिए 22 नंबर देखिए, अग्रीय प्रभाविता किस हार्मोन की खास विशेषता है? अग्रीय प्रभाविता का अगर हम बात करें तो अग्रीय प्रभाविता कहते किसको है? देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है आपका, ये टर्म है अग्रीय प्रभाविता। अग्रीय प्रभाविता कहते किसको है? देखिए जो पौधा होता है, पौधा के तना के शीर्ष पर एक कलिका लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कलिका। इसी कलिका के कारण जो पौधा का तना है, तना का लंबाई बढ़ता है, ठीक है ना। और जब पत्ती, जो पौधा का जो तना होता है, तना के कक्ष में कलिका होता है, जिसको हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। इस कक्षस्थ कलिका से क्या होता है कि कक्षस्थ कलिका से पौधा में शाखा का जो संख्या है, ठीक है ना, ये शाखा का संख्या बढ़ता है। जो आप लोग देखते होंगे कि माली क्या करता है कि पौधा का जो तना होता है, तना का जो ऊपरी वाला भाग होता है, उसको काट देता है। उसको काटने से क्या होता है कि पौधा का जो लंबाई है, लंबाई में वृद्धि रुक जाता है, और झाड़ी जो है उसमें शाखा वगैरह जो है ना, ये ज्यादा निकलता है और झाड़ी हमारा घना हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम अग्रीय प्रभाविता कहते हैं। तो अग्रीय प्रभाविता किसका विशेषता है? ऑक्सीन का। और यहाँ पे दो तीन चीजें, एक अग्रीय प्रभाविता रहे तो भी ऑक्सीन, और प्रकाशानुवर्तन का प्रक्रिया किसका विशेषता? ऑक्सीन का। और गुरुत्वानुवर्तन, ये किसका विशेषता? तो गुरुत्वानुवर्तन, ये किसका विशेषता? तो ऑक्सीन का। तो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और अग्रीय प्रभाविता, तीनों का तीनों किस हार्मोन का विशेषता है? ऑक्सीन का। इसमें जो चार नाम दिया हुआ है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एथिलीन, ये चारों का चारों पादप हार्मोन है, ठीक है ना। और ऑक्सीन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीन किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रकाशानुवर्तन के लिए, गुरुत्वानुवर्तन के लिए और अग्रीय प्रभाविता के लिए। पादप में मेनली तीन वृद्धि हार्मोन होता है। तीन वृद्धि हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन है मुख्यतः तीन वो होता है। कौन कौन? ऑक्सीन, जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। तीनों को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तीनों को क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना। और एथिलीन, ये भी एक वृद्धि हार्मोन है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो ये ऑक्सीन का हम बात करें, जिब्रेलिन का बात करें, साइटोकाइनिन का बात करें, ये तीनों द्रव रूप में, मतलब तरल रूप में रहेगा। लेकिन एथिलीन जो है ये एकमात्र गैसीय वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। मतलब बाकी हार्मोन अगर तरल रूप में पाया जाता है तो एथिलीन हार्मोन जो है किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। मतलब पादप में एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन। ये फल वगैरह को पकने में मदद करता है, मतलब फल वगैरह जो पकता है ना, ये किस हार्मोन के कारण? एथिलीन के कारण, ठीक है ना। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तीनों का तीनों वृद्धि प्रेरक हार्मोन, लेकिन तीनों तरल रूप में। एथिलीन ये भी वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, लेकिन किस रूप में? गैस के रूप में। तो एकमात्र गैसीय वृद्धि हार्मोन किसको कहा जाता है? एथिलीन को। एथिलीन का काम क्या है? तो फल को पकड़ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे तीन नाम दिया हुआ है, दृढ़तानिका या ड्यूरामेटर, दृढ़तानिका, दूसरा दृढ़तानिका, ये जालतानिका होगा। ये जो होगा ना, इसको थोड़ा सा काट लीजिएगा, ये जालतानिका होगा। मृदतानिका, जालतानिका इसको अलग नोट कहते हैं, और मृदतानिका, ये मृद नहीं है, मृदतानिका, इसको हम पायामेटर कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली दृढ़तानिका, और मध्यवर्ती झिल्ली जालतानिका, और सबसे आंतरिक झिल्ली मृदतानिका, ठीक है ना। और मस्तिष्क के झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तो एक बीमारी होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन से एक बीमारी होता है, इसका नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस कोई झिल्ली नहीं है, मेनिंजाइटिस क्या है? एक बीमारी है, ठीक है ना। ये बीमारी किस कारण से होता है? तो मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन के कारण, ठीक है ना। और सबसे बाहरी झिल्ली दृढ़तानिका, मध्यवर्ती झिल्ली जालतानिका, और सबसे भीतरी झिल्ली मृदतानिका। तो ये तीनों का तीनों याद रखिएगा, तीनों का तीनों जो नाम दिया हुआ है क्रम से दिया हुआ है।
सबसे बाहरी झिल्ली दृढ़ तानिका, मध्यवर्ती झिल्ली जाल तानिका और सबसे भीतरी झिल्ली मृत तानिका। ठीक है ना। मस्तिष्क में 3 झिल्ली होता है, मतलब आपका जो मस्तिष्क होता है ना, ये 3 झिल्ली से घिरा हुआ होता है, दृढ़ तानिका से, जाल तानिका से और मृत तानिका से। ठीक है ना। सबसे बाहरी झिल्ली दृढ़ तानिका, मध्यवर्ती झिल्ली जाल तानिका और सबसे भीतरी झिल्ली मृत तानिका। और झिल्ली में सूजन से बीमारी होता है जिसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी गुणों की प्रबलता का नियम किसका है? तो प्रभावी गुणों की प्रबलता का नियम मेंडल का है। प्रभावी गुणों की प्रबलता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसका है? तो मेंडल का है। ठीक है ना। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है इनको। किसका जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक। लेमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसका है? लेमार्क। डार्विन का योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका? डार्विन का। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका है? ह्यूगो डिब्लिज का। तो याद रखिएगा, प्रभावी गुणों की प्रबलता का नियम या स्वतंत्र अभिवहन का नियम किसका? मेंडल का। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसका? लेमार्क का। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका? डार्विन का। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका? ह्यूगो डिब्लिज का। चलिए आगे देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, किसके सिद्धांत की विशेषता है? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये लुई पास्चर के सिद्धांत का विशेषता है। मतलब लुई पास्चर जो है ये बताए थे कि जीव का उत्पत्ति किससे होता है? जीव से। मतलब बिना जीव के जीव का उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है ना। रोगों का जन्म थ्योरी भी यही दिए हैं। ठीक है ना। और पॉस्चराइजेशन का जो सिद्धांत है, पॉस्चराइजेशन का जो सिद्धांत है ये भी किनके द्वारा दिया गया है? तो लुई पास्चर के द्वारा। ठीक है ना। अगर हम बोन हेलमोंट का अगर हम बात करें तो बोन हेलमोंट जो है इनका यह कहना था कि अगर मनुष्य का पसीना से भीगा हुआ कमीज, उसमें अगर हम एक गेहूं के बाली को लपेट के रख दें तो 21 दिन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? चूहा। मतलब पसीना से भीगा हुआ कमीज और गेहूं का बाली, गेहूं की बाली 21 दिन में क्या बन जाएगा? चूहा। ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया, अगर हम ओपेरेंस का बात करें तो कार्बनिक सूप का सिद्धांत, कार्बनिक सूप का सिद्धांत किनका है? तो ओपेरेंस का। और मिलर और यूरे ओपेरेंस के सिद्धांत का जो प्रमाणिकता है, इस प्रमाणिकता का जांच किसके द्वारा किया गया? तो मिलर और यूरे के द्वारा। ठीक है। तो कार्बनिक सूप का सिद्धांत किसका है? तो ओपेरेंस का। लुई पास्चर जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, रोगों का जन्म थ्योरी और पॉस्चराइजेशन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लुई पास्चर के द्वारा। बोन हेलमोंट मनुष्य का पसीना से भीगा हुआ कमीज में अगर हमें गेहूं के बाली को लपेट के रख दें तो 21 दिन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? चूहा। ये कथन किसका है? बोन हेलमोंट का। ठीक है ना। और मिलर यूरे कौन है? तो ओपेरेंस के सिद्धांत के प्रमाणिकता का जो पुष्टि करने वाले हैं ये कौन है? मिलर और यूरे। चलिए ध्यान रखिएगा। एक चीज और, कल संडे है, कल तो हम सेट नहीं कराएंगे, लेकिन अब मंडे से फिर आप लोग का हम कंटिन्यू करेंगे।